नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है व्यवहारवाद का योगदान एवं सीमाएं। तो हम सिलेबस के सेकंड टॉपिक व्यवहारवाद को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, पेपर फर्स्ट है आपका। और व्यवहारवाद का हम अर्थ पढ़ चुके, उसके उदय के कारण पढ़ चुके, व्यवहारवाद के लक्षण पढ़ चुके, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की मान्यताओं को पढ़ चुके हैं। और आज हम व्यवहारवाद का योगदान और सीमाओं को देखेंगे। और इस टॉपिक में से आपसे ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है आपका पिछले टॉपिक परंपरागत व आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, इसलिए दोनों ही टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले टॉपिक की समझ और दूसरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं व्यवहारवाद की सीमाएं एवं उसका योगदान। तो जहाँ तक व्यवहारवाद की सीमाओं का सवाल है, अगर हम उसको शीर्षक में देखें तो ये मुख्यतः असाहित्यिक भाषा, अत्यधिक शब्द आडंबर, तकनीक पर अत्यधिक बल, मूल्य निरपेक्षता का आग्रह, लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल माना जाता है, अनुभववादी धारणा को एकांगी माना गया है, बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है और राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव, ये सब बताया गया है। तो आइए इसकी व्यापक हम व्याख्या करें। तो पहली आलोचना ये की जाती है कि व्यवहारवाद की जो है वो असाहित्यिक भाषा है। ये कहा जाता है कि व्यवहारवादी जो अध्ययन किया गया वो बहुत ज़्यादा रूखा है, बहुत ज़्यादा तकनीक प्रधान है और उसमें जो है असाहित्यिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये माना गया है कि राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान बनाने के लिए जो है साहित्यिक दृष्टि से असुंदर व अरोचक भाषाएं का शब्द का प्रयोग किया गया है। अपरिचित शब्दावलियां हैं, नए संप्रत्यय हैं, रूखी वाक्य रचना है, ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना ये है कि व्यवहारवाद को अत्यधिक शब्द आडंबर से युक्त माना जाता है। अब ये शब्द आडंबर क्या होता है ये जानते हैं। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा लगता है कि वह केवल एक शब्द आडंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे वकील जो है वो क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही आधुनिक राजनीति विज्ञान ने केवल शब्द जाल को व्यवहारवाद की संज्ञा दी है। डॉक्टर SP वर्मा ने इसके बारे में इसकी आलोचना भी की है। वो कहते हैं तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला फूहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। तो इस प्रकार अत्यधिक शब्द आडंबर है। इसके अतिरिक्त प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल है। परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक तकनीकों पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वो शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। व्यवहारवादियों ने ये माना है कि प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल देते हैं, वो शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी शिकायत यह है कि व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना ज़्यादातर समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके अलावा व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता पर ज़्यादा आग्रह देता है। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, वे नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते। उनका ये विश्वास है कि तथ्यों में ज़्यादा है। वो विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि क्या होना चाहिए पे। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता आदर्श मूल्य हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। उसके व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को ज़रूर प्रभावित करते हैं। एक विचारक हुए हैं सिबली, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त संकल्पनाओं के बिना आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवाद के इस युग में राजनीति विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मनोरोग के विद्वानों के हाथों में चला गया। यानी राजनीति शास्त्र का नेतृत्व खुद राजनीति शास्त्रियों के पास नहीं रहा, बल्कि इसे मनोविज्ञान, मनोरोग, ये सब जो वैज्ञानिक हैं, अन्य समाज विज्ञान जो है समाजशास्त्री चलाने लग गए।
तो इस प्रकार जो है व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता का भी आग्रह किया गया है। इसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा निरूपित सिद्धांत और प्रस्थापनाएं लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के ज़्यादा प्रतिकूल हैं। क्यों प्रतिकूल है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो बुनियादी आधार ये है कि सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास करो, जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का समान अधिकार ही प्राप्त हो। व्यवहारवादियों के अनुसार विवेकशीलता, संगठन क्षमता, राजनीतिक साधनों का वितरण समान न होने के कारण संभ्रांत वर्ग का आत्मतंत्रीय शासन होना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि इलीट का महत्व है, व्यवहारवादी इलीट के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार बिल्कुल संभव है। मतलब जैसे हम गणित में, विज्ञान में 2 + 2 = 4 करते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी संभव है, राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन संभव है। तो इस प्रकार जो है व्यवहारवादियों ने ये कहा है कि जो ये लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है उनका अध्ययन। तो ये व्यवहारवादी उपागम प्रमुख रूप से अनुभववाद पर आधारित है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहें। हम क्यों प्लेटो, अरस्तु, रूसो और मैकियावेली के अनुभवों से लाभ उठाएं। हम अपने निष्कर्षों को अपने ही अनुभवों पर आधारित करेंगे। परंतु यह जो व्यवहारवादियों की धारणा है ये उचित नहीं है, क्योंकि केवल व्यवहारवादी मानते हैं कि अनुभव के आधार पर हम सत्य का अन्वेषण कर लेंगे। मनुष्य को सदैव अन्य व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, और व्यवहारवादी ये मानते हैं कि नए नए प्रयोग करके और अनुभववाद के आधार पर निष्कर्ष कर लेंगे। तो ये जो है उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि अनुभववादी धारणा एकांगी है। इसके साथ ही बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। व्यवहारवादी अध्ययन एवं शोध हेतु जिन तकनीकों को अपनाना चाहते हैं उनका प्रयोग बंद समाजों में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है, और यदि सर्वेक्षण की इजाज़त मिल भी जाए तो लोग सही नहीं उत्तर देंगे और सारा सर्वेक्षण ही गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार व्यवहारवादियों की मान्यता है कि सर्वेक्षण सही होगा, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लोग जो है वो सही उत्तर दें। और वो कहते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मानव व्यवहार अपने आप में ही बहुत अस्थायी है। तो इस प्रकार से व्यवहारवादियों की पद्धति जो अत्यधिक खर्चीली है। इसी तरह से राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव है। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी तरह तरह के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वो सही नहीं होते। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापन बताना हास्यास्पद लगता है, और आलोचक कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित है, अमापनीय है, उसे किस प्रकार से गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारा गया है। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस बारे में सिबली कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना चाहिए कि जो व्यक्ति का व्यवहार क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, परंतु इस आधार पर भी करना चाहिए कि वो आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा, कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है व्यवहारवाद जो है वो इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के राजनीतिक दर्शन, विवरण और अन्य पद्धतियों की सहायता नहीं लेता। ये गलत है, और अन्य पद्धतियों के महत्व को भी नकारना नहीं चाहिए, ऐसा आलोचकों का मानना है। इसी तरह से व्यवहारवाद जो है सूक्ष्म अध्ययनों के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने की बात करता है। तो जो माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर की अध्ययन है उसको हम वृहद इकाइयों पर लागू करना चाहता है, तो लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं रह सकता। तो इस प्रकार व्यवहारवाद की ये सब सीमाएं हैं। तो व्यवहारवाद का योगदान अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का योगदान ये है कि राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा व्यवहारवाद की वजह से ही। और राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों का आरंभ हुआ, अंतरशास्त्रीय उपागमों का जो है प्रचलन आरंभ हुआ, अन्य विषयों के साथ संपर्क की बात कही जाने लगी, और सूक्ष्म अध्ययनों का सूत्रपात हुआ, माइक्रो स्टडीज़ होने लगी। जैसे शक्ति के अध्ययन के स्थान पर निर्णय निर्माण अध्ययन, डिसीजन मेकिंग को बल दिया गया। व्यक्ति के व्यवहार के प्रेरकों की व्याख्याएं की जाने लगी कि व्यक्ति किस किस चीज़ से प्रेरित होकर राजनीतिक व्यवहार करता है, और राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विज्ञानों से जोड़ा जाने लगा। इस प्रकार व्यवहारवाद की वजह से ही राजनीति विज्ञान के केंद्र में व्यक्ति का व्यवहार, प्रक्रिया, तथ्य, ये सब जो है वो मूलभूत बने। और पहले जैसे हमने देखा राज्य, सरकार, संस्थाओं का अध्ययन करते थे,
लेकिन अब व्यवहारवाद की वजह से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ज़्यादा किया जाने लगा। तो व्यवहारवाद के प्रयासों से ही संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी जाने लगी। ये कहा गया कि संस्थाएं कैसे काम करती है, वैसे देखो आधुनिक राजनीति विज्ञान को नई मान्यताएं मिली, माइक्रो स्टडीज़ होने लगी। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का सूचक है। व्यवहारवाद के योगदान को डेविड ईस्टन के शब्दों में देखा जाए तो ये निम्न बिंदु हैं। पहला, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि सभी को बदल दिया। इसके प्रभाव से वह न केवल राजनीति विज्ञान बन गया अपितु राजनीति का विज्ञान भी बन गया। दूसरा, इसने राजनीति में केवल सुधार ही नहीं बल्कि उसका पुनर्निर्माण भी किया है। राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, नवीन दिशाएं दी हैं। तीसरा, व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। चौथा, अभी तक राजनीति वैज्ञानिकों ने केवल मूल्यों और आदर्शों को ही महत्व दिया था। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा किया और राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। इस प्रकार उसने क्या है का अध्ययन ज़्यादा किया। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई तकनीकों और मापन के नए सिद्धांतों को विकसित किया है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक विधियाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मूल्य निरपेक्षवाद, ये सब राजनीति शास्त्र को दिए हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की भूमिका तो उल्लेखनीय है, लेकिन व्यवहारवाद की कुछ सीमाएं भी थी और इन्हीं सीमाओं की वजह से हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद भी आया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी थी। इसीलिए खुद व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक थे डेविड ईस्टन, उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद का सूत्रपात किया। तो ये आपका व्यवहारवाद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। व्यवहारवाद के मुख्य प्रतिपादकों के नाम पूछे जाते हैं, तो उसका उत्तर डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियम है। व्यवहारवाद के उदय के कारण पूछे जाते हैं, तो हम सब देख चुके हैं कि उदय के क्या कारण हैं। व्यवहारवाद होता क्या है, तो हमने देखा व्यवहारवाद परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन है जिसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नई तकनीकों और मूल्यों से मुक्त रहकर किया जाता है। व्यवहारवाद के लक्षण पूछे जाते हैं, वो हमने देखे। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के आयाम पूछे जाते हैं, तो वो 8 आयाम हमने देखे। व्यवहारवाद में किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो हमने देखा मनोवैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, अनुभवात्मक पद्धति, तालिकाएं, ग्राफ, मॉडल, अनुमापन विधि, इस पर जोर दिया जाने लगा। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का अगुआ कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम को भी कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम की लिखी हुई किताब 1925 में न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स थी। व्यवहारवाद की कमजोरियां हमने देखा कि क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो देखा और उसका योगदान भी देखा। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और आपके आने वाले समय में जो इस टॉपिक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कीजिए और हम जो है इस पे बात करेंगे कुछ दिनों में। जो है आप जब हम फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ, इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लीजिए जिससे कि आप जो है इसके नोट्स बना सकें। तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।